हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड दो टॉपिक के बारे में। एक रहेगा एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अलग अलग सबशेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जीज को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। एक्चुअली में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एटम्स का लिखना सीख लिया है, लेकिन उसको जब हमने सीखा था तो उसमें कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, लेकिन अब उसको नाम के साथ पढ़ेंगे कि कौन सा रूल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। तो इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं एनर्जी वाले टॉपिक से। एक्चुअल में एनर्जी वाली चीज में होता क्या है, हमारे पास जो एटम्स के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर को यूज करके हम एनर्जी का कंपैरिजन पढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि याद होगा जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो ये बोला था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एनर्जी को डिसाइड करता है, और इसके साथ ही हमने ये भी बोला था कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो भी सब एनर्जी लेवल को डिसाइड करता है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपको एनर्जी का कंपैरिजन पूछेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से एटम या कौन से आयन का पार्ट है, क्योंकि इसमें भी दो कैटेगरी के एटम्स या दो कैटेगरी के आयन्स हो सकते हैं, दो कैटेगरी के स्पीसीज हो सकते हैं। जब भी आपको एनर्जी का कंपैरिजन आएगा, ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि जिस भी एटम की हम बात करें या जिस भी स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अलग रूल अप्लाई होते हैं और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अलग रूल अप्लाई होते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नाम से ही समझ में आ रहा है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक्चुअल में ये वो स्पीसीज है जिनमें बोर्स मॉडल अप्लाई होता था। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमारे ये स्पीसीज कौन से हो सकते हैं, एच प्लस नहीं, सिर्फ एच, इसके अलावा या फिर हीलियम प्लस या फिर लिथियम 2 प्लस या फिर बेरिलियम 3 प्लस, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए रूल अलग अप्लाई होंगे एनर्जी कंपैरिजन के लिए। ठीक है। और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहने का मतलब क्या है, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होंगे, दो या दो से ज्यादा, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है उन सारे स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन। और अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन ना किया हो कि कौन सी स्पीसीज है तो फिर आप आंसर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के हिसाब से करोगे, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के एग्जांपल्स बहुत कम है। ठीक है। और इनफैक्ट अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो केवल और केवल हाइड्रोजन में ही सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो सबके पास एक से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से कैटेगरी ऑफ स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं तो आपको आंसर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के हिसाब से निकालना है। ठीक। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला केस अप्लाई तब भी करोगे अगर क्वेश्चन में कोई केस मेंशन नहीं है। अब दोनों के रूल कैसे अलग हैं, एक्चुअल में दोनों में अलग रूल क्यों अप्लाई होते हैं, या बोर मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही क्यों काम करता था, तो एक्चुअल में रीजन क्या है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो बहुत सिंपल होते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये प्रोटॉन्स होते हैं, तो इनके बीच में क्या रहेगा, केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आता है यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर निगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आ जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एटम के अंदर के जो फोर्सेस के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, और इसीलिए जब हम इसमें एनर्जी की चीजों को निकालते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अलग रूल अप्लाई होंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग रूल अप्लाई होंगे। अब रूल क्या है इसको पढ़ते हैं कि जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उनकी जो एनर्जी को डिसाइड करने वाला जो क्वांटम नंबर है वो केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इनकी जो एनर्जी है वो केवल और केवल ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही डिसाइड होगा, किसी और चीज से नहीं। और ये कैसे डिसाइड होगा कि अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है। कौन सा सबशेल है इससे मैटर नहीं रखता, किसी भी सबशेल में हो अगर वो ऑर्बिट नंबर क्या है, सेम ऑर्बिट नंबर को बिलोंग करते हैं
तो उन सबशेल की एनर्जी या फिर उस सबशेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, एन ज्यादा रहेगा तो एनर्जी ज्यादा रहेगी, और अगर एन सेम है तो क्या रहेगा, एनर्जी सेम होगा। ठीक है, और एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मल्टी इलेक्ट्रॉन पर बाद में आएंगे बेटा, पहले इसके एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखना, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केस दे रखा है, या फिर हीलियम प्लस का केस दे रखा है, ये दोनों ही क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग हम सबशेल्स को लिख लेते हैं। एक है हमारे पास क्या, 1s, दूसरा है 2s, नेक्स्ट है 2p, नेक्स्ट है 3s, फिर है 3p, फिर है 3d, फिर है 4s, यहीं तक लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, 1s और 2s में कौन सा सबशेल है इससे मैटर नहीं करता, केवल और केवल क्या देखना है आपको, ऑर्बिट नंबर। क्योंकि 2s के लिए जो ऑर्बिट नंबर है वो 2 है, जो कि 1 से ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। 2s और 2p दोनों के लिए ऑर्बिट नंबर क्या है, सेम। सबशेल भले अलग है बेटा, लेकिन सबसे सबशेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्योंकि दोनों के ऑर्बिट नंबर सेम है तो एनर्जी भी सेम रहेगी। ठीक है, वैसे ही ये जो 2p और 3s है, इन दोनों में किसका ऑर्बिट नंबर ज्यादा है, 3s का ऑर्बिट नंबर ज्यादा है। 3s का ऑर्बिट नंबर ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसके बाद 3s और 3p में अगर कंपैरिजन करेंगे तो भले सबशेल अलग हैं, लेकिन ऑर्बिट नंबर क्योंकि सेम है तो एनर्जी सेम रहेगी। 3p और 3d का भी क्योंकि ऑर्बिट नंबर सेम है तो एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन 4s के लिए ऑर्बिट नंबर ज्यादा है, और क्योंकि 4s के लिए ऑर्बिट नंबर ज्यादा है, इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, मतलब ये बहुत ही सिंपल रूल है, इसमें कौन सा सबशेल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो कौन से ऑर्बिट में है। रूल समझ में आया? तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो इसी तरीके से रूल अप्लाई होंगे, केवल और केवल ऑर्बिट नंबर से डिसाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं किस पर, दूसरे रूल पर। दूसरा जो है, ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, तो इसके लिए जो रूल अप्लाई होता है वो इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड्स ऑन टू क्वांटम नंबर्स, डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, बोथ, दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी को लग रहा होगा सर हम लोगों ने तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर भी पढ़े थे, बिल्कुल, लेकिन उनकी जरूरत नॉर्मली हमें नहीं पड़ती। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई प्रेजेंट है तो उसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी में चेंजेस आते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें फिर एम और एस की जरूरत पड़ सकती है, या डबलेट और ट्रिपलेट के लिए स्पिन की जरूरत पड़ सकती है। बट नॉर्मल केसेस में हमें केवल ये 2 ही क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है बेटा? और हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम हर जगह पर जहां पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं होंगे या क्वेश्चन में केस मेंशन नहीं होगा, हर जगह पर यही रूल अप्लाई करेंगे। और एक्चुअल में जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो रूल अप्लाई होते हैं उसी को n+l रूल भी बोल देते हैं। n+l रूल इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों की वैल्यू को ऐड करने के बाद डिसाइड करते हैं। ये रूल क्या कहता है, n+l रूल कहता क्या है? ठीक है, ये रूल कहता है कि अगर n+l की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम यहां दोनों क्वांटम नंबर की वैल्यूज को देखेंगे। अगर n+l की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि n+l की वैल्यू सेम हो, क्योंकि हो सकता है n ज्यादा हो लेकिन l कम हो। तो अगर n+l की वैल्यू सेम है तो ऐसे केस में फिर हम आगे जाते हैं किस पर, ऑर्बिट नंबर को देखेंगे, सिर्फ ऑर्बिट नंबर को। फिर देखेंगे कि जिसका ऑर्बिट नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर n भी सेम है एंड l भी सेम है, बोथ सेम है, तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे कि एनर्जी भी सेम होगी। फिर ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि एनर्जी भी सेम होगी। तो ये 3 स्टेप में निकालते हैं। अगर n भी सेम है, l भी सेम है, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर हम m और s से नहीं देखते बेटा। ठीक है, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये 2 ही क्वांटम नंबर चेक करने हैं। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इस रूल को अप्लाई कैसे करोगे। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं किसके लिए, जैसे हमारे पास कौन आ गया, H- या आ गया कौन, हीलियम। इन दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, या पीरियोडिक टेबल का कोई भी दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा होंगे। तो इनमें से कोई भी केस आ सकता है। H- में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा,
दो, तो इसमें भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला ही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके जो अलग अलग सबशेल्स है उसके नाम लिख लेते हैं। फिर से इनके पास कौन से होंगे, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s 3d को बाद में देखेंगे। अभी यहां देखना, हमने क्या बोला, जब अब हम यहां सबशेल्स को कंपेयर करेंगे तो केवल ऑर्बिट नंबर नहीं देखना, n और l दोनों की वैल्यू को देखना है। कैसे देखोगे, n प्लस एल, यहां देखना इस 1s के लिए ऑर्बिट का नंबर कितना है, 1, और एजीमुथल क्वांटम नंबर s के लिए कितना होता है, 0, तो 1 प्लस 0 इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। वैसे ही 2s के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई 2, s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा, 2। 1 और 2 में ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है बेटा, 2 की, तो इसके लिए जो एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहां सिर्फ ऑर्बिट नंबर से नहीं देखेंगे, ऑर्बिट नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल और एजीमुथल दोनों क्वांटम नंबर को ऐड करके देखेंगे। अब नेक्स्ट देखना, 2p में देखना, 2p में n के लिए वैल्यू हो गई 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो p सबशेल के लिए होती है वो होती है 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3। ठीक, यहीं पर 3s के लिए देखना, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इसके n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब 3s के लिए देखना, इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो इसका समेशन 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो n प्लस एल सेम ही आ रहा है। हमने यहाँ रूल क्या पढ़ा था बेटा, हमने रूल क्या पढ़ा था, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम n की वैल्यू को देखेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी हम उसकी एनर्जी को ज्यादा बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या दिख रहा है, दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, बट इसके n की वैल्यू ज्यादा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा हो जाएगी। तो उससे थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर दिखाई दे रहा है बेटा, वहां 2s और 2p दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और इसलिए बोला है हमेशा क्वेश्चन में पहले देखोगे कि किसके लिए पूछा है। ठीक है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए पूछा है तो आंसर अलग आ सकता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो आंसर अलग आ सकता है। ठीक, अब इसके बाद देखना 3p के लिए देखते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी 3, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये समेशन कितना आ जाएगा 4। ऑब्वियसली है कि n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जबकि वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में दोनों की एनर्जी क्या थी, सेम। अब ध्यान देना, यहां पर एक्चुअल में 4s पहले आ जाएगा और फिर कौन आएगा, 3d आएगा। ऐसा क्यों होगा, ध्यान देना। ठीक, ऊपर अलग था, ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में 4s की एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ 3d की एनर्जी ज्यादा होगी 4s से। क्यों होगी देखना, 4s के लिए n की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 4, s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 4। यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो जिसका ऑर्बिट नंबर ज्यादा होगा हम उसकी एनर्जी को ज्यादा दिखाएंगे। ठीक, सबसे लास्ट वाले केस में देखना 3d के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और d सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5। तो n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा हो गई तो वहां 3d ज्यादा आ गया, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर निकल कर आ गया। वहां 4s की एनर्जी ज्यादा थी 3d से, यहाँ 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से, और इसलिए ध्यान होगा एक्चुअल में यही रीजन है कि हम 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय, और फिर बाद में 3d में भरते थे। याद आ रहा है क्या, तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था और एटॉमिक नंबर 21 से लेकर जब 30 तक के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, या इनफैक्ट पोटेशियम या कैल्शियम का भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो इलेक्ट्रॉन 3d में पहले नहीं डालते थे, पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालते थे, 4s में, क्योंकि जिसमें कम एनर्जी होती है उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। ठीक है, और इसी रीजन से 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ क्या, तो ये दो केसेस हो गए। कैसे डिसाइड करना है, n प्लस एल रूल लगाना है। ठीक है, और n प्लस एल रूल लगाओगे कब, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तब, या क्वेश्चन में अगर आपको केसेस मेंशन किया हुआ नहीं है तब। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है, इफ सिंगल और मल्टी इलेक्ट्रॉन species is not mentioned is question is not mentioned, तो ऐसे केस में मल्टी इलेक्ट्रॉन का ही रूल लगाओगे। ठीक है, एक मिनट बेटा, इज नॉट मेंशन, तो ऐसे केस में कौन सा वाला रूल लगाओगे, n प्लस एल रूल अप्लाई होगा, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन का रूल ही अप्लाई होगा अगर क्वेश्चन में साफ साफ सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है तो, या उसका सिंबल मेंशन नहीं किया है तो।
क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब अब यहां देखना, ये तो दो केसेस पढ़ लिए हमने, यहां पर एक तीसरे तरीके का भी केस आ सकता है बेटा। ठीक है, और वो क्या है? वो है जब एटम्स बदल जाएंगे लेकिन सबशेल सेम रहेंगे। अगर आप देखोगे अभी, तो अभी कंपैरिजन हम किन का कर रहे थे? जहां सबशेल अलग अलग हैं लेकिन एक ही एटम के हैं। हाइड्रोजन के ही सारे सबशेल हैं, या हीलियम प्लस के ही सारे सबशेल हैं, यहां पर सारे H माइनस के ही हैं, या सारे हीलियम के ही हैं। तो ये सबशेल अलग अलग थे बट एटम्स सेम थे। ठीक। दूसरा वाला जो हम केस देखने वाले हैं, यहां पर क्या होगा? सेम सबशेल बट डिफरेंट एटम्स। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या दिए रखा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, और क्या दे रखा है? कैल्शियम। ठीक है, तो यहां पर बेरिलियम का दे रखा है कौन सा? 1s सबशेल। मैग्नीशियम का भी कौन सा दे रखा है? 1s सबशेल। और कैल्शियम का भी कौन सा दे रखा है? 1s सबशेल। अगर इनके 1s सबशेल की एनर्जी को कंपेयर करना है, सबशेल की एनर्जी बोलने का मतलब उसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। क्लियर हो गया? तो यहां केस क्या दिख रहा है? यहां एटॉमिक नंबर बदल रहे हैं। ठीक है, यहां जब एटॉमिक नंबर बदलेंगे तो ऐसे केस में एटॉमिक नंबर के साथ आप रूल लिखोगे। और ये रूल क्या है बेटा? ऐसे केस में यहां क्या होगा? अगर सेम सबशेल होगा, डिफरेंट एटम होंगे, तो जिसके लिए Z की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? एक्चुअल में बोर्स मॉडल वाले फॉर्मूले से आप इसको रिलेट कर सकते हो। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है? सॉरी, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला था। अब यहां z की वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा आएगी, मैग्नीट्यूड तो ज्यादा आएगा लेकिन साइन क्या लगा है? माइनस। माइनस साइन लगने के कारण उसकी वैल्यू को हम कम बोलेंगे। जैसे अगर यहां z की वैल्यू 1 थी तो एक तो आ जाएगा -13.6। ठीक है, z की वैल्यू 1 थी, ये 1 स्क्वायर मान लेते हैं इसे, तो ये कितना आ गया? -13.6। वैसे ही अगर z की वैल्यू को मैं 2 ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -54.4। ये निकल कर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों जगह। तो यहां क्या दिख रहा है? इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया बट माइनस लगा है, तो -54.4 उससे छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअल में इस फॉर्मूले से वो निकल कर आया है कि जहां पर z की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन वो किसके लिए होना चाहिए? सेम सबशेल के लिए। तो यहां क्या दिख रहा है? सबसे कम इनमें एटॉमिक नंबर किसका है? बेरिलियम का। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। और जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा कैल्शियम का, ठीक है, इसका कितना होता है? 12, उसका होता है 20 एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। रूल समझ में आया बेटा? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर जेई मेंस में तो पीवाईक्यू में क्वेश्चन बन ही चुके हैं अभी तक। और एनसीईआरटी ने ये साफ साफ स्टेटमेंट लिख कर दिया है, तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? समझ में आया बेटा यहां तक? अब यहां देखना, इसी से रिलेटेड एक और चीज भी होती है जो कई बार क्वेश्चन में आपको दे सकता है। ठीक है, और वो क्या है? क्वेश्चन ऑन डीजनरेसी ऑफ एन एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कहने का मतलब क्या हो गया? ये कोई भी एक ऑर्बिट रहेगा, ठीक है, या कोई भी एक लेवल रहेगा जिसमें डीजनरेसी पूछेगा। अब डीजनरेसी का मतलब क्या है? डीजनरेसी का मतलब क्या है? एक्चुअल में डीजनरेसी का मतलब है number of orbitals with same energy, क्लियर है? तो एक्चुअल में, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको कई बार काउंट करने के लिए बोल देता है जिनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम। तो डायरेक्टली ये लिखने की जगह पर कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे सेम एनर्जी वाले, उसकी जगह पर वो क्वेश्चन में क्या लिख देता है? फाइंड आउट डीजनरेसी। ठीक है, किसी भी एक एनर्जी लेवल के लिए। ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे। और जहां पर भी नंबर ऑफ ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, कई बार उनके लिए टर्म यूज होता है डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, इन केस अगर कहीं पर आपको ये वर्ड मिले, क्योंकि ये बहुत बार देखने को मिलेगा, स्पेशली जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, एक चैप्टर है 12th के सिलेबस में जिसमें ये वाला टर्म कई बार यूज होगा, डीजनरेट या नॉन डीजनरेट। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी, ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल।
ठीक है, तो डीजनरेसी कैसे निकालेंगे ये देखना है। जैसे आपको बोल रहा है डीजनरेसी ऑफ, एग्जांपल समझना, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहां देखना, हाइड्रोजन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसमें जो एनर्जी के लेवल्स निकालेंगे वो केवल ऑर्बिट नंबर से निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा था। तो यहां देखना, हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट होगा, इसका जो ग्राउंड स्टेट होगा, मतलब इसका जो सबसे इनिशियल वाला होगा, वो कौन सा हो जाएगा, 1s, ऑर्बिट नंबर 1 होगा। यहीं पर इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, ये कौन सा होगा, ये होगा 2s और 2p दोनों, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, तो ये दोनों को ही एक ही लेवल पर मानेंगे, इन दोनों को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2s के लिए एक ऑर्बिटल हो गया और 2p के लिए 3 ऑर्बिटल हो गए, इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, सेम, जबकि 1s में तो एक ही ऑर्बिटल था, ठीक है। वहीं पर अगर क्वेश्चन में पूछा होता सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यहां पर कौन सा हो जाता, ये हो जाता 3s 3p और 3d, ये तीनों हो जाते, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या रहेगी, तीनों सबशेल की एनर्जी सेम रहेगी, तो उनके सारे ऑर्बिटल उसमें आ जाएंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो हमें क्वेश्चन में जब पूछा था कि डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी 4 हो जाएंगे, समझ में आ गया, इसकी भी एनर्जी, इसकी भी एनर्जी, इसकी भी एनर्जी, इसकी भी एनर्जी, इन चारों की एनर्जी क्या है, सेम है, क्लियर हो गया। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे कि डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब हमें पूछेगा तो हम आंसर लिखेंगे 4। कंसेप्ट समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा इसी में, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस। अब आपको H माइनस के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपको H माइनस के लिए क्वेश्चन पूछा है तो H माइनस कौन सा स्पीसीज है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इसके लेवल्स कैसे निकालेंगे देखना, सबसे शुरुआत वाला कौन सा हो जाएगा, 1s, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2s, मतलब इसका ग्राउंड स्टेट तो हो जाएगा कौन सा, 1s, वहीं पर इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा हो जाएगा, 2s, और इसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा बेटा, इसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा 2p। अब क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 2s और 2p की एनर्जी सेम नहीं होगी, इसका फर्स्ट एक्साइट होने के बाद 2s पर जाएगा, फिर एक्साइट होने के बाद 2p पर जाएगा, उन दोनों के 2s और 2p की एनर्जी सेम नहीं है। यहां पर कितने, एक ही ऑर्बिटल था, 2s में कितना, एक ही ऑर्बिटल था, 2p में कितने, 3 ऑर्बिटल थे, समझ में आया। तो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी पूछेगा तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, एक ही है, तो यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो डीजनरेसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। वहीं पर जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जो डीजनरेसी है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 3, तो ये इसका जो आंसर है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वाले का आंसर ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको, ठीक। अब ये तो सारे कंसेप्ट, ये सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है एनर्जी से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट अब एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, बस उनको ध्यान रखना है बेटा आपको। यहां देखना है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सबशेल हैज मैक्सिमम एनर्जी। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां टाइप ऑफ स्पीसीज मेंशन नहीं किया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या बोला है, हम कौन सा रूल लगाएंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले रूल लगाएंगे, n+l रूल लगाएंगे। तो यहां देखते हैं n+l की वैल्यू को निकालते हैं, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू कितनी है, 2, तो टोटल वैल्यू हो गई 5। यहाँ n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, तो ये हो गई 4। यहाँ n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, तो ये हो गया 5। यहाँ n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, तो ये टोटल कितना हो गया 5, 3 जगहों पर 5 आ रहा है बेटा।
तो हमने क्या बोला है, अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो नेक्स्ट किसको देखोगे, ऑर्बिट नंबर को देखोगे। जिसका ऑर्बिट नंबर सबसे ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा ऑर्बिट नंबर कौन सा है, ये 5। पहले तो हमने n प्लस एल देखा, तो ये तीनों के लिए सेम आ गए, इसलिए ऑर्बिट पर जा रहे हैं, अदरवाइज तो n प्लस एल से ही निकाल लेते। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एनर्जी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, अब क्योंकि यहाँ सिंबल मेंशन कर दिया है इसलिए केयरफुल होकर क्वेश्चन रीड करना है हर बार बेटा। यहाँ हाइड्रोजन मेंशन कर दिया है, मतलब कौन सा केस है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इसमें क्या होगा, केवल और केवल ऑर्बिट के नंबर से लेवल ऑफ एनर्जी डिसाइड होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला बेटा। जिसमें 2s और 2p ऑर्बिट नंबर सेम है तो एनर्जी सेम रहेगा, 3s और 3p ऑर्बिट नंबर सेम है तो एनर्जी सेम रहेगा, लेकिन 2 वाले से ज्यादा रहेगा। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है देखना क्या है, विच सीरीज ऑफ सबशेल इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब यहां देखना कौन कौन से दे रखे हैं, एक दे रखा है 6s, एक दे रखा है 4f, एक दे रखा है 5d, एक दे रखा है 6p। ठीक है, अब इनमें अगर निकालने के लिए बोला है और हमें ये मेंशन नहीं किया है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है या मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले रूल लगा देंगे, n प्लस एल की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 0, टोटल हो गया 6, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, टोटल वैल्यू हो गई 7, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 2, टोटल वैल्यू हो गई 7, n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 1, टोटल वैल्यू हो गई 7। समझ में आ गया। तो सबसे कम वैल्यू कितनी है, 6, ये तो कम ही एनर्जी रहेगा। इन तीनों में कैसे देखेंगे, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसका ऑर्बिट नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसका ऑर्बिट नंबर 6 ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया क्या। फिर ऑर्बिट नंबर से डिसाइड कर रहे हैं आगे वाली चीजों पर। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है 6s, 4f, 5d, 6p, ये पहले वाले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चारों क्वांटम नंबर दिए हैं, लेकिन आपको यूज कौन से कर रहे हैं, सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो फिर आप क्या देखोगे, n प्लस एल रूल लगाओगे। पहले वाले केस में n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 4, दूसरे वाले में n प्लस एल की वैल्यू है 3, तीसरे में n प्लस एल की वैल्यू है 4, और सबसे लास्ट में n प्लस एल की वैल्यू 5। क्लियरली विजिबल है, n प्लस एल की वैल्यू हाईएस्ट एक ही जगह पर है, और वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। यहां पर क्या दे रखे हैं, ये 4, 1, 2, 3, 4 इनके क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं उनके एनर्जी से रिलेटेड, और उनमें से कौन से रिलेशंस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, ये आपको करेक्ट ऑप्शन से चूज करना है। सबसे पहले देखना पहला वाला जो लिख रखा है, ए वाले केस में क्या दिखा है, फर्स्ट ग्रेटर देन फोर्थ, ये चेक करते हैं है कि नहीं। क्या करेंगे, 3 क्वांटम नंबर दिए जरूर हैं, लेकिन हमें यूज कौन से करने हैं, केवल n प्लस एल वाली वैल्यू यूज करना है। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 4, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू है 5, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू है फिर से 4, और इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है, 3। अब क्या देखेंगे, जो जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सेकंड की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद फर्स्ट और थर्ड दोनों में 4 4 आ रहा है, बट एक जगह ऑर्बिट नंबर ज्यादा है, किसमें, फर्स्ट में ज्यादा है, तो फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे, थर्ड से। सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी बेटा, फोर्थ की हो जाएगी। ये हो गया। अब देख लेते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ग्रेटर देन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, ये तो आ रहा है इसमें। बी वाला कौन सा दिया है, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सी वाला कौन सा दिया है, सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, ये भी करेक्ट है। और डी वाला दिया है फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, ये इनकरेक्ट है बेटा। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे, ए, बी और सी, कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ए, बी, सी आर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of the energy of 2s orbitals in the following atoms, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब एटम्स अलग अलग दे रखे हैं और सबशेल एक ही दिया है। तो हमने क्या बोला है, जहां पर z की वैल्यू ज्यादा होगी उसके केस में फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा z की वैल्यू किसके लिए है, k के लिए, तो उसकी एनर्जी सबसे कम z की वैल्यू एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो कौन सा केस आ रहा है बेटा इसमें, इसमें आ रहा है सबसे ज्यादा और सबसे कम पोटेशियम। फिर क्या होगा,
हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा, पोटेशियम सबसे कम होगा। लिथियम और सोडियम में लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, कम है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। मतलब फर्स्ट ये जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 के क्वांटम नंबर दे रखे हैं और क्वेश्चन में पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। फिर से 4 क्वांटम नंबर दे रखे हैं लेकिन हमें जरूरत केवल कितने की है, 2 की है। n प्लस एल की वैल्यू यहाँ 5 है, n प्लस एल की वैल्यू यहाँ भी 5 है, यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू 6 है, यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो गई, 4 है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा n प्लस एल की वैल्यू किसके लिए, c के लिए, तो c की एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद 5 वाले 2 नंबर है, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो b के लिए क्या दिख रहा है, n की वैल्यू 4 है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे, a से। सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, d की। तो d a b c कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गए एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स। इसमें हमें एक्चुअल में 3 रूल्स के बारे में पढ़ना है और एक्चुअल में ये रूल्स वही हैं जिनको हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन अब उसको नाम के साथ पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कई बार नहीं पूछता, ये पूछता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है या कौन सा रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला वाला जो हम रूल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो है आहबाउ रूल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, n प्लस एल रूल भी बोलते हैं। अब ये रूल क्या कहता है समझते हैं। एक्चुअल में ये n प्लस एल रूल जो है, ये जो हमने अभी एनर्जी वाला जो रूल पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, और इसलिए हम एनर्जी पढ़ने के बाद इन रूल्स पर आए हैं। ठीक, तो एक्चुअल में आहबाउ रूल कहता क्या है, आभाव नहीं है, आहबाउ है। ठीक है, आहबाउ रूल जो है ये कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, सबसे पहले एटम्स में क्या होगा, इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब जनरली जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है उस केस में, इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबशेल, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबशेल। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब कम एनर्जी वाला सबशेल पूरी तरीके से भर जाएगा तो ही ज्यादा एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जब कम एनर्जी वाले, और वो एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, n प्लस एल रूल से। ठीक है, तो जब n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग जब हम एनर्जी देखते हैं तो जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, फिर जिस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू होंगे। मतलब जब 1s पूरी तरीके से भर जाएगा, ये कब भरेगा, जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तभी जाके इलेक्ट्रॉन किस में जा सकते हैं, 2s। फिर जब 2s पूरी तरीके से भर जाएगा, जो कि भरेगा कितने इलेक्ट्रॉन से, 2, तभी इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2p। 2p जब पूरी तरीके से भर जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट होंगे, 3s में। समझ में आ रहा है, तो ये उस सीक्वेंस में भरते हैं जिस सीक्वेंस में एनर्जी ऑफ सब शेल्स होते हैं। और इसलिए ध्यान होगा कि हमने जब इलेक्ट्रॉन्स भरने चालू किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में, तो पहले हम 4s में भर रहे थे, फिर 3d में भर रहे थे, क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको सिर्फ ये नहीं पूछता कि कहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है या कहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है। एक्चुअल में कई बार आपको ये पूछता है कोई कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जिसमें आहबाउ रूल फॉलो हो रहा है, या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जिसमें आहबाउ रूल फॉलो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से काम नहीं चलेगा बेटा, यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कौन से जो रूल है उसके स्टेटमेंट्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं। पहला वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखना। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि इसमें आहबाउ रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले वाले केस को अगर देखोगे तो नाम देना जरूरी नहीं है सब शेल का। ठीक है, आप समझ जाना कि ये वाला क्या है, एस है, और ये वाला क्या है, पी है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एस वाला पूरी तरीके से भरा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में गए हैं, पी में गए हैं, मतलब ये पूरी तरीके से करेक्ट है। मतलब आहबाउ रूल फॉलो हो रहा है या नहीं,
आप सिर्फ इसके लिए क्या देखोगे, जो कम एनर्जी वाला है, अगर ये एक ही ऑर्बिट का था तो एस वाले की एनर्जी कम ही होगी किससे, पी वाले से। ठीक, तो ये जो एस वाला जो है, ये जब पूरी तरीके से भर गया, इसका मतलब ये अफबाउ रूल फॉलो हो रहा है। बाद में कैसे भर रहा है, गलत तरीके से भर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पहले वाला पूरी तरीके से भरा है मतलब अफबाउ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में देगा कि अफबाउ रूल वायलेट हो रहा है क्या, मतलब नहीं फॉलो कर रहा है क्या, पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं है, इसमें तो अफबाउ रूल फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देना बेटा। दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिखेगा आपको, ये जो शुरुआत वाला जो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है, ये जो शुरुआत वाला जो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है, वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे। तो इसके भरे हुए बिना इलेक्ट्रॉन चले गए हैं किसके, आगे वाले सबशेल में, मतलब ये अफबाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये अफबाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, समझ में आया। करेक्ट और इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालना है बेटा, आपको ये बस देखना है कि अफबाउ रूल कहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखना, यहां पर अगर देखोगे तो 4s जो है और ये 3d जो है, दोनों में एनर्जी किसकी कम है, 4s की कम है। तो 4s में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले पूरी तरीके से भरने चाहिए थे, फिर 3d में जाने चाहिए थे। तो एक्चुअल में ये भी अफबाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कई बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दे सकता है, और कई बार ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसको भी आपको यही चेक करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 2p, तो 2s पूरी तरीके से पहले भरना चाहिए था, पूरे तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हो रहा है। 2p में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, लेकिन 2s अभी भी एक इलेक्ट्रॉन से खाली है, मतलब इसमें भी अफबाउ रूल फॉलो नहीं हो रहा है। समझ में आया बेटा। तो एक्चुअल में कई बार किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर भी आपको पूछ सकता है कि यहाँ पर अफबाउ रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो एक्चुअल में 2 एटम हैं जिनके एक्सेप्शन हमने पढ़े थे जिसमें अफबाउ रूल फॉलो नहीं होता। कौन से थे वो थे क्रोमियम और कॉपर। अगर आपको ध्यान होगा तो क्रोमियम के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन कौन से लिखे थे बेटा, अगर मैं शॉर्टकट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होता है आर्गन 4s1 3d5, और यहीं पर कॉपर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन सा होता है, आर्गन 4s1 3d10। ये दोनों स्टेबल, इनका ग्राउंड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन तो है, बट ये अफबाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहे। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक एटम अफबाउ रूल को फॉलो करेगा ही, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें से 2 एक्सेप्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। इसमें 4s पहले पूरी तरीके से भरना चाहिए था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डी में जाने चाहिए थे। इसमें भी 4s पहले 4s2 होना चाहिए था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और इसलिए क्रोमियम और कॉपर के जो कन्फिग्रेशन है ये अफबाउ रूल को फॉलो नहीं करते। क्लियर है। तो कई बार एटम के सिंबल को देकर भी आपको पूछ लेता है कि किसमें अफबाउ रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी और एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके एग्जांपल हम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। ये 2 एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको याद रखना है। अफबाउ रूल क्लियर हुआ बेटा। अब नेक्स्ट वाले रूल पर चलते हैं, दूसरा रूल जिसको हम नाम क्या देते हैं, पॉलीज रूल, या इसी को डिटेल में क्या बोलते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका स्टेटमेंट क्या है समझते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे कि कहां पर ये फॉलो हो रहा है और कहां पर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, स्टेटमेंट क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किसी भी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, एटलीस्ट एक तो अलग होगा। और इसीलिए याद होगा जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे गिवन क्वांटम नंबर के साथ, तो हमने बोला था जब 4 क्वांटम नंबर आपको दिए रहे तो आंसर एक ही आएगा, क्योंकि ये पॉलीज रूल को वायलेट कर देगा, फॉलो नहीं करेगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर है वो सेम आ जाए। तो कभी भी जो 4 क्वांटम नंबर है वो यूनिक होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ना एक चीज अलग होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक ही एटम के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, जैसे देखना अगर हमारे पास एक ये ऑर्बिटल हो गया, कौन सा,
1s हो गया, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं दोनों के क्वांटम नंबर्स लिखता हूं तो इसके लिए भी n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में, इसके लिए भी n की वैल्यू 1 होगी। इसके लिए भी l की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए भी l की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि क्या है, s ऑर्बिटल के पार्ट हैं। इसके लिए भी m की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए भी m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये l इक्वल टू 0 होता है, m इक्वल टू तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर s की वैल्यू होगी तो ये प्लस हाफ होगा, तो दूसरे का क्या होगा, माइनस हाफ होगा। हमें पता है कि दोनों के स्पिन क्या होते हैं, अपोजिट। तो आपको क्या दिख रहा होगा, 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं होंगे। हाँ, वो जो डिफरेंट होंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा ही स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो सकता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो, या एजीमुथल क्वांटम नंबर अलग हो, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग हो, लेकिन एक ना एक तो अलग होंगे ही। हो सकता है चारों अलग हो सकता है 3 अलग हो सकता है 2 अलग हो, लेकिन एक ना एक क्वांटम नंबर हमेशा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम के अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन के हमेशा एक ना एक क्वांटम नंबर में डिफरेंस तो आएगा ही। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कहने का मतलब, अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इस एग्जांपल पर आएंगे बेटा बाद में, यहां देखना, अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर ऐसा लिखा है, तो ये पॉलीज रूल के हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो ये पॉलीज रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे अगर एक ही बॉक्स के अंदर हमने सेम डायरेक्शन दिखा दिए तो। ठीक है, वैसे ही यहां पर देखना, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्पिन क्या हो जाएगा, सेम। तो पॉलीज रूल वायलेट कहां हो रहा है ये पहले आपको चेक करना है, इससे आपको क्वेश्चंस में एरर नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर भी सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, क्योंकि फॉलो कहां कर रहा है इसको चेक करने में कई बार मिस्टेक हो सकती है स्टेटमेंट को अप्लाई करने में। तो ध्यान में रखना, पॉलीज रूल कहां वायलेट हो रहा है। अगर वायलेट नहीं हो रहा है मतलब फॉलो कर रहा है, ये आपको लिख देना है। तो पॉलीज रूल वायलेट होगा कब, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम डायरेक्शन इन सेम ऑर्बिटल। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर अगर वो पैरेलल स्पिन हो रहा है, पैरेलल स्पिन मतलब सेम स्पिन का डायरेक्शन, ये दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है तो वो पॉलीज रूल को फॉलो नहीं करेगा, वायलेट करेगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। तो दूसरा, इफ एनी ऑर्बिटल कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, यही दो चीज आपको चेक करनी है। ठीक है, और आपको चेक क्या करना है कि पॉलीज रूल वायलेट हो रहा है क्या। अगर वायलेट नहीं हो रहा है मतलब फॉलो कर रहा है, ये लिख देना। अगर आप अपोजिट तरीके से सॉल्व करने जाओगे बेटा तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए पहले वायलेट हो रहा है या नहीं ये चेक करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पॉलीज रूल को क्या करेगा, वायलेट कर देगा। ठीक, तो यहां पर देखना, यहां चेक करते हैं कि कहां पर पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है और कहां पर पॉलीज रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सबसे पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो एक्चुअल में यहाँ क्या है, आवबाव रूल भी फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन हमें आवबाव नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है कि पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, हर एक बॉक्स में देखेंगे वायलेट हो रहा है क्या। इस बॉक्स में 2 अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, 2 सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। इसमें है क्या, नहीं, सॉरी इसमें है क्या, नहीं। इस वाले बॉक्स में है क्या, नहीं। इस वाले बॉक्स में है, मतलब पॉलीज रूल वायलेट हो गया। हर एक बॉक्स के लिए अलग अलग देखना है, पूरे सबशेल के लिए नहीं, हर एक बॉक्स में अलग अलग हम चेक करेंगे कि कहां पॉलीज रूल वायलेट हो रहा क्या। ठीक है, तो यहां देखना, इसके कारण, ये सबसे लास्ट वाले बॉक्स के कारण यहां पॉलीज रूल फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखना, दूसरा एग्जाम्पल वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है बट पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए ये मिस्टेक हो सकती है। इसलिए हर एक रूल को बहुत अलग अलग करके बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं बेटा। यहां देखना, आवबाव रूल फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि पहले वाला जो सबशेल है वो पूरी तरीके से भरा नहीं है। एक्चुअल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तब जाके आगे वालों पर इलेक्ट्रॉन जाते। लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि आवबाव रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, हमें ये पूछा है कि पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो हम हर एक बॉक्स में चेक करेंगे, इसमें सेम डायरेक्शन वाले 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, मतलब पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है।
यहाँ पर सेम डायरेक्शन वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं क्या? नहीं, मतलब पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर सेम डायरेक्शन वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं क्या? नहीं, मतलब पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर सेम डायरेक्शन वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं क्या? नहीं, नहीं है, मतलब पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है। वायलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉलीज रूल फॉलो कर रहा है। समझ में आया? ऐसे चेक करोगे तो कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे बेटा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत जरूर है, बट वो आबाउ रूल के हिसाब से गलत है, पॉली के हिसाब से करेक्ट है। पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है। समझ में आ गया? और किसी भी बॉक्स के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, मतलब दूसरी वाली कंडीशन तो आपको क्लियरली दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगर इस वाली कंडीशन को देखोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, मतलब चलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ कोई पॉलीज रूल वायलेट नहीं हो रहा है। वायलेट नहीं हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है? पॉलीज रूल फॉलो कर रहा है। समझ में आया बेटा? ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। अब आ जाते हैं किस पर? थर्ड रूल पर। थर्ड रूल जो है इसे हम क्या बोलते हैं? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उस मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है ये बाद में समझेंगे बेटा, पहले ये रूल बोलता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां दो कंडीशन अगेन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किन में अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है किन में? डीजनरेट ऑर्बिटल में। और डीजनरेट का मीनिंग हमने अभी पढ़ा हुआ था बेटा, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है, उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। मतलब एक्चुअल में यूजुअली यह कहां अप्लाई होगा? सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स में। अलग अलग सबशेल में कंपैरिजन नहीं करेंगे, हर एक सबशेल को अलग अलग देखेंगे। सबशेल बोलने का मतलब इस पूरे 3p सबशेल को अलग देखेंगे, इस पूरे 3s सबशेल को अलग देखेंगे। ठीक है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एक सबशेल के अंदर सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। इस ऑर्बिटल की एनर्जी इसके बराबर सेम होगी, इस ऑर्बिटल की एनर्जी इसके बराबर सेम होगी। क्यों? क्योंकि सब दोनों के लिए n की वैल्यू भी वही है, l की वैल्यू भी वही है। तो n प्लस l की वैल्यू, क्योंकि n और l दोनों सेम होते हैं एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल के लिए। तो डीजनरेट ऑर्बिटल कहने का मतलब यूजुअली हमारा किससे होता है? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल में ये वाला जो रूल है ये अप्लाई होगा। अब ये रूल कहता क्या है? इस रूल पर ध्यान देना बेटा। ये कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल, इन डीजनरेट ऑर्बिटल takes place, orbitals takes place only when each orbital have at least one electron, have each orbital have at least वन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है? ये पेयरिंग वाले रूल को बताता है बेटा। ये कहता है कि सबके पास क्या होगा? एक 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 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद पेयरिंग हो सकती है। ये रूल हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या है? हंस रूल है। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली कंडीशन है विद पैरेलल स्पिन, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि जब हम पॉलीज रूल बोल रहे थे तो बोल रहे थे सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, और यहां बोल रहे हैं कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पॉलीज रूल बोल रहे थे तो एक ही बॉक्स के अंदर सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए ये बोल रहे थे। ठीक है, जब हंस रूल हम बोलते हैं तो हंस रूल में हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर ये जो है ये अलग अलग ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन होने चाहिए। तो पॉली बोलता है एक ही बॉक्स के अंदर सेम डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन हंस बोलता है अलग अलग ऑर्बिटल में पहले अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो उनके डायरेक्शन सेम होंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसमें दो कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन चेक करनी? पहले ये देखना है कि जब तक एक सबशेल के सारे डब्बे को, सारे बॉक्स को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। तो ये हो गई पहली कंडीशन और ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। समझ में आया? ठीक है, तो यहां देखते हैं इसमें तो इस सबशेल में तो दो ऑर्बिटल ही नहीं है, तो हमें इसमें हंस रूल कभी चेक ही नहीं करना है। चेक हमें कब करना पड़ेगा? जब एक सबशेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। जैसे इसमें 3 है, जैसे इसमें 3 है, इनमें हमें चेक करना है। तो एस में कभी हंस रूल नहीं अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। हंस रूल अप्लाई तब करना पड़ेगा जब एक सबशेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल होंगे सेम एनर्जी वाले, डीजनरेट ऑर्बिटल।
समझ में आया? तो एस में कभी अप्लाई नहीं करते, पी डी एफ में चेक करेंगे। ठीक है, यहां देखना कैसे चेक करेंगे। यहां पर क्या दिख रहा है, इस पे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये तो हाफ बार रूल के लिए चेक करते हैं, तो एस में कभी हंस रूल नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। यहां देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो पैरेलल स्पिन वाले हैं, तो ये क्लियर है कि ये हंस रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पेयरिंग नहीं कर रखी है। अगर ये डब्बा खाली होता और यहाँ पेयरिंग कर दी होती तो ये गड़बड़ हो जाती। तो एक्चुअल में यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन क्या हैं, सेम डायरेक्शन वाले हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में। ठीक है, सेम के अंदर नहीं, सेम अगर सेम ऑर्बिटल के अंदर अगर सेम डायरेक्शन वाले होते तो पॉलीज रूल फॉलो नहीं होता, बट यहाँ हंस में अलग अलग डब्बे में देखेंगे दोनों के डायरेक्शन सेम है, हंस रूल फॉलो हो रहा है। यहां पर देखना, ये आवर रूल वायलेट कर रहा है, लेकिन हमें हंस चेक करना है, एस में नहीं देखेंगे, पी में देखेंगे, क्योंकि उसमें 3 डीजनरेट ऑर्बिटल, और 3 डीजनरेट ऑर्बिटल में आपको क्या दिख रहा होगा, यहां पेयरिंग हो गई है, यहां पेयरिंग हो गई है, और ये बॉक्स खाली है। एक्चुअल में वो पॉलीज रूल भी वायलेट कर रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है एक ही डब्बे के अंदर, लेकिन वो हंट्स के लिए चेक नहीं करते। हंट्स के लिए क्या चेक करेंगे कि वहां 2 इलेक्ट्रॉन है और ये खाली है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन है और ये खाली है, और इसलिए ये हंट्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। हमने बोला ये तीनों की एनर्जी क्योंकि सेम है, 4p के तीनों डब्बे की एनर्जी सेम होती है, तो वहां क्या होगा, एक खाली नहीं होना चाहिए, पेयरिंग अगर हो रही है तो सबके पास एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हंट्स रूल तब भी वायलेट करता है अगर इसका मैं डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो। ठीक है, क्योंकि एक खाली है, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं 3s3p, यहां क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा होगा, एस में तो चेक नहीं करना है हंट्स रूल, यहां चेक करते हैं, यहां 3p में चेक करेंगे। 3p में क्या दिख रहे हैं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग हो नहीं रखी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सबका डायरेक्शन अलग अलग डब्बे में क्या है, सेम है, इसका मतलब ये हंट्स रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट यहाँ नेक्स्ट वाले में देखना क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये गड़बड़ है। जब सेम एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उन तीनों के डायरेक्शन क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, तो ये हंट्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे लास्ट देखना बेटा, यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जगह पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में यहाँ नाम लिखा है, पी के जो 3 बॉक्सेस होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसके नाम आगे जाके शेप पढ़ते समय देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक है पी एक्स, एक बॉक्स है पी वाई, एक बॉक्स है पी जेड। तो ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिला है पी एक्स को, एक इलेक्ट्रॉन मिला है पी वाई को, एक इलेक्ट्रॉन मिला है पी जेड को, तो यहाँ डायरेक्शन तो चेक नहीं कर सकते, वो तो केवल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में चेक कर सकते हैं। लेकिन ये रूल यहाँ पर हंट्स रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि पी के तीनों बॉक्सेस को, पी के तीनों ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। समझ में आए क्या? ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ पर नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है, उस पढ़ना है कि मल्टीप्लिसिटी जो इसके टर्म में था इस रूल में, उसका मतलब क्या है और स्पिन का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस टोटल स्पिन जब कहीं क्वेश्चन में पूछेगा उसका मतलब अलग है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का अलग है। कैसे निकालेंगे देखना है, कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास D7 कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, D7 कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो यहां देखना, इसको हम डायग्रामेटिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम स्पिन की वैल्यू को देखेंगे, यहां हो जाएगा प्लस हाफ, अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। टोटल इस बॉक्स के लिए स्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहीं पर इस बॉक्स में देखना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, इस बॉक्स के लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, और इस बॉक्स के लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। तो टोटल जो स्पिन है, यहां तो वैल्यू 0 हो रही थी, यहां पर जो टोटल स्पिन हम जब आंसर करेंगे तो टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी लिख देंगे, ये लिख देंगे 3/2। किसी को लगेगा सर हम माइनस हाफ भी तो दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे बेटा। ठीक है, लेकिन यूजुअली जब टोटल स्पिन आता है तो केवल हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, -3/2 भी हो जाता है वैसे तो, बट हम केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो इसलिए सिर्फ 3/2 लिखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, ये तो हो गया टोटल स्पिन। दूसरी चीज है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है, इसका मतलब क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, ये है 2s+1, जिसमें s क्या होता है, टोटल स्पिन। ठीक है, तो यहां देखना, ऊपर वाले केस में टोटल स्पिन कितना आ रहा है, 3/2, तो 2 × 3/2 + 1,
तो ये 2 और 2 कट जाएगा, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को और क्या लिख लेते हैं, कई बार ये भी लिखा हुआ था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। ठीक है, बट 2s+1 कई जगहों पर आपको उसका फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर हो गया। जैसे अगर मान लेते हैं यहीं पर आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल स्पिन बोलेगा, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। टोटल वैल्यू क्यों 0 हो जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हर जगह पेयर्ड रहेंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे, टोटल स्पिन की वैल्यू हो जाएगी 0, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, और यहाँ पर अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में बोलेगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल स्पिन तो 0 है, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2s की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखना, नेक्स्ट हमारे पास कुछ कन्फिग्रेशंस लिख रखे हैं, हमें ये देखना है कि ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है और कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तीनों रूल एक साथ चेक कर रहे हैं बेटा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए ये एग्जांपल्स ले रहे हैं। यहाँ देखना, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, आहबाउ रूल फॉलो हो रहा है क्या, ये पूरा भरा है क्या, नहीं, ये पूरा भरना चाहिए था, फिर आगे इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, तो इसमें आहबाउ रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है क्या, इस बॉक्स के अंदर, हर एक बॉक्स के अंदर देखना है वायलेट कर रहा है नहीं। पॉलीज रूल में दिक्कत नहीं होती है, अगर आप वायलेट कर रहा है या नहीं ये पहले चेक करोगे तो। यहाँ क्या दिख रहा है, एक ही बॉक्स के अंदर दोनों के डायरेक्शन सेम है, मतलब ये पॉलीज रूल वायलेट कर रहा है, पॉलीज रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तीसरा हम क्या देखेंगे, हंस रूल। हंस रूल में क्या देखना है, पेयरिंग होने के पहले सब सारे बॉक्सेस को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले थे क्या इस सब शेल के अंदर, नहीं। एस में नहीं देखते हंस रूल, ठीक है, पूरे पी में अलग देखेंगे, पूरे डी में अलग देखेंगे, पूरे एफ में अलग से देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक बॉक्स खाली है और पेयरिंग हो रखी है, मतलब ये हंस रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे क्या बेटा, आंसर की यहां से चेक कर लेना जब मैं बताऊंगा तो। देखना यहाँ पर नेक्स्ट वाले में, पहला वाला बॉक्स पूरा भरा है, फिर इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं, भले गलत तरीके से भरा है आगे, उससे हमें आहबाउ रूल में कोई लेना देना नहीं। आहबाउ में पहला भरा है ना, काम चल गया, मतलब ये आहबाउ रूल फॉलो कर रहा है, भले वो गलत तरीके से भरे। इसमें अगर ये सेम डायरेक्शन में भी होता तो ये पॉलीज के हिसाब से गलत होगा, लेकिन पूरा भरा है ना, भले गलत तरीके से भरा है, तो आहबाउ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक, समझ में आया ये। अब नेक्स्ट, पॉलीज रूल फॉलो हो रहा है क्या, हम देखेंगे वायलेट कर रहा है क्या। इस बॉक्स में अपोजिट डायरेक्शन है तो वायलेट नहीं कर रहा है, इसमें सेम डायरेक्शन है क्या, नहीं, तो वायलेट नहीं कर रहा है, इसमें सेम डायरेक्शन है क्या, नहीं, मतलब वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब पॉलीज रूल फॉलो कर रहा है। समझ में आया, पॉलीज रूल में वायलेशन पहले चेक करना बेटा पॉलीज रूल के समय। ठीक है, अब यहां देखना हंस रूल। हंस रूल क्या बोल रहा है, ये तीनों बॉक्सेस में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, फिर पेयरिंग होनी चाहिए थी, पेयरिंग पहले ही हो गई, मतलब ये हंस रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखते हैं, पहला बॉक्स भरा हुआ नहीं है बेटा, पहला बॉक्स भरा हुआ नहीं है, मतलब आहबाउ रूल फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम है, मतलब पॉलीज रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, पॉलीज रूल फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हंस रूल फॉलो कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पी के अंदर एक खाली है और पेयरिंग हो गई, तो ये हंस रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट में देखते हैं, पहला वाला बॉक्स भरा है, फिर आगे इलेक्ट्रॉन गए, फिर ये वाला बॉक्स भरा है, फिर आगे इलेक्ट्रॉन गए, मतलब आहबाउ रूल फॉलो कर रहा है। पॉलीज रूल के समय इस बॉक्स में दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, करेक्ट, इस दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है, करेक्ट, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, दो इलेक्ट्रॉन, तो पॉलीज रूल चेक करने की जरूरत है ही नहीं, पॉलीज रूल फॉलो हो रहे हैं, वायलेट नहीं कर रहा है ना, मतलब फॉलो हो रहा है। हंस रूल में देखना, हंस रूल में एस में तो चेक करते ही नहीं है हंस रूल, यहाँ चेक करेंगे, सबके इलेक्ट्रॉन, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिले हैं, और नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रॉन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मिल रहे हैं तो पेयरिंग करने के पहले सबको एक एक आना चाहिए था। ठीक है, और सबके डायरेक्शन क्या है, सेम है, सबके डायरेक्शन सेम है, तो हंस रूल फॉलो हो रहा है। तो ये लास्ट वाले में तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, आफ्टर एनपी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड द नेक्स्ट ऑर्बिटल फिल्ड विल बी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले कौन फिल होगा, बाद में कौन सा सबशेल फिल होगा, इसके बारे में बोलता है आहबाउ रूल। मतलब आहबाउ रूल में हम कौन सा रूल लगाएंगे, N+L रूल, और N+L रूल ही तो एनर्जी का ऑर्डर देता है। इन सब में जिसकी एनर्जी जस्ट इससे ज्यादा रही होगी, एनपी से जस्ट ज्यादा रही होगी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं
अब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो सकता है, एन की वैल्यू के कारण, क्योंकि एन की वैल्यू के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ क्या कर लेना है, एन की वैल्यू खुद से आपको अज्यूम कर लेनी है। तो एन की वैल्यू मान लेते हैं, एन इक्वल टू हमने 5 ले लिया, आप कुछ भी और मान सकते हो, आंसर सबसे सेम ही आएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर 5 हो गई तो यहाँ देखना एन प्लस, यहाँ पर एन प्लस एल की वैल्यू एन पी के लिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 6, बाकी सब में निकालते हैं। यहाँ एन प्लस 1d कहने का मतलब क्या है, 5 प्लस 1d 6d, 6d के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 2, मतलब कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर n प्लस 2p का मतलब कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 5 ली थी, इसका मतलब है 7p, तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर n प्लस 1s देखना, n की वैल्यू 5 लिया था, तो ये इसका मतलब हो जाएगा 6s, तो 6 प्लस 0, इसका मतलब कितना हो गया 6, n प्लस 2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7s, तो 7 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 7। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू 6 थी, इसके लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 6 है, लेकिन इसकी n की वैल्यू ज्यादा है, इसकी n की वैल्यू ज्यादा है, तो np से जस्ट थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी, ये बाकी सबकी तो इससे भी ज्यादा होगी। तो एक्चुअल में यहां पर जो इन चारों में जो np के जस्ट बाद आएगा वो कौन सा है बेटा, वो n प्लस 1s वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इसमें जाएंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो नेक्स्ट किस में जाएंगे, इसमें 7 वाले में, फिर दोनों 8 वाले में किस में जाएगा, 6d में, फिर किस में जाएगा, 7p में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में देखना है, तो इन चारों में सबसे कम एनर्जी किसकी है, इस n प्लस 1s की है, और np से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन सिमिलर तरीके से बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना क्या है, इफ n इज इक्वल टू 6, यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है n की वैल्यू, अगर नहीं दिया रहता तो आपको खुद से अज्यूम करना था। ठीक है, आगे क्या बोला है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, अब यहाँ n के टर्म में दिया है, लेकिन 6 की वैल्यू पुटअप करके देखोगे, यहाँ देखना ns मतलब ये क्या हो जाएगा 6s, n माइनस 2f मतलब कितना हो जाएगा 4f, n माइनस 1d मतलब कितना हो जाएगा 5d, np मतलब कितना हो जाएगा 6p। अब यहाँ देखना ये करेक्ट है कि नहीं, इनको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है, वही तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग भी रहेगा। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू लगाते हैं, तो 6 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा 6, इसमें n प्लस एल की वैल्यू लगाते हैं 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, इसमें n प्लस एल की वैल्यू लगाते हैं 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, यहाँ n प्लस एल की वैल्यू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 6 वाला n प्लस एल सबसे कम है, तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इन सब में n प्लस एल की वैल्यू 777 आ रही है, तो जिसका ऑर्बिट नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो 4 फिर 5 और फिर 6, मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आगे वाले ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ सीक्वेंस ऑफ फिलिंग सारे सबशेल में कौन बताएगा, आफबाउ रूल बताएगा, या अलग अलग ऑर्बिट में सीक्वेंस ऑफ फिलिंग कौन बताता है, आफबाउ रूल बताता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। समझ में आया बेटा। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये वायलेट करेगा, ये चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, हर एक बॉक्स में देखते हैं सेम डायरेक्शन कहाँ पर है, या एक बॉक्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ सेम डायरेक्शन है क्या, नहीं, यहाँ सेम डायरेक्शन है क्या, नहीं, यहाँ सेम डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिख रहा होगा। एक ही बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम है, ये पॉलीज रूल फॉलो नहीं कर रहा है, वायलेट कर रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, the orbital diagram in which both Pauli's exclusion and Hund's rule are violated, दोनों किस में फॉलो नहीं हो रहे हैं ये पूछा है। यहां देखना, यहां एक ही बॉक्स के अंदर पॉलीज रूल वायलेट हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पॉलीज रूल वायलेट हो रहा है या नहीं चेक नहीं कर सकते, मतलब पॉलीज रूल फॉलो होगा। ठीक है, पहले पॉलीज रूल देख लोगे, वो देखना आसान है। यहां पर देखना, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, पॉलीज रूल वायलेट नहीं हो रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, पॉलीज रूल फॉलो वायलेट नहीं हो रहा है, मतलब फॉलो हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ डायरेक्शन सेम है, ये पॉलीज रूल वायलेट कर रहा है। अब चेक करते हैं हंड्स कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो गई है और एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल तो खाली है,
उन तीनों बॉक्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, फिर पेयरिंग होनी चाहिए थी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये हंट्स भी वायलेट कर रहा है, पॉलीज भी वायलेट कर रहा है, हमें दोनों के लिए चेक करना था। समझ में आए? इसलिए हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से चेक करोगे, ठीक है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट इनकरेक्ट देखकर आंसर नहीं आएगा बेटा इनमें, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेविएट्स, मतलब कौन से रूल वायलेट कर रहा है ये बताना है। अबव रूल फॉलो कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला वाला पूरा भरा नहीं है और आगे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अबव रूल फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉली में देखेंगे तो यहाँ पर एक ही बॉक्स के अंदर दोनों के इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन सेम है, मतलब पॉलीज रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है। हंट्स रूल में भी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ऑर्बिटल खाली है और हमने पेयरिंग कर दी है, तो हंट्स रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव रूल्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है। समझ में आ गया? इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज के लेक्चर के लिए, देखना क्या दिया है। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ इलेक्ट्रॉन हैज जीरो मैग्नेटिक नंबर, मतलब m की वैल्यू जीरो है, तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोगों को ये करेक्ट लग सकता है, एस ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? जीरो, और m की वैल्यू जीरो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? मस्ट बी जीरो, मस्ट बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। नहीं, क्योंकि जो p सबशेल है इसके लिए भी l की वैल्यू 1 तो होती है, लेकिन m की वैल्यू -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1, इसमें भी तो m इक्वल टू 0 पॉसिबल है। हर जगह m इक्वल टू 0 पॉसिबल है, हर जगह पर, हर सबशेल में एक न एक केस में। मतलब वो मस्ट भी प्रेजेंट इन एस सबशेल होगा? नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा देखना, इन ऑर्बिटल डायग्राम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि पॉलीज रूल हम कभी वायलेट नहीं कर सकते। क्रोमियम कॉपर में अबाउ रूल वायलेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम पॉलीज रूल वायलेट नहीं करते, ठीक है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम कहने का मतलब वो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था हमारा। नेक्स्ट देखना, यहाँ पर क्या है? बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है, ट्रू। सबसे लास्ट वाला देखना, अ डी सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही, लेकिन अगर वहां पर ऑर्बिटल लिखा होता तो गलत हो जाता बेटा। डी कोई भी ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन दो ही रहेंगे, लेकिन वहां सबशेल बोला है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब ये ट्रू है। तो FFTT कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा? हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिए बेटा। एक है एनर्जी वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और दूसरा रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मिलेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, बहुत सारी जगह पर उस शेप को यूज करेंगे हम। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ कंसेप्ट्स में शेप ऑफ ऑर्बिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वो शेप ऑफ ऑर्बिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में भी कुछ जगहों पर शेप के हिसाब से ही प्रॉपर्टीज निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आज वाले लेक्चर के लिए थैंक यू बेटा, बाय।